हम वाटर को पढ़ रहे थे बेटा, वाटर की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर है क्या और वाटर में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरीके से होती हैं। ये तो हमने जनरली उसको डिस्कस किया था, या जर्नल में हमने इसको डिस्कस किया था। वाटर हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और उसके बाद वाटर के लिए हमने पढ़ा था कि इसमें डायपोल प्रॉपर्टी है और ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है। क्या है? पोलर। पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं ये। और उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि ये बफर पढ़ाया था मैंने, बफर है। यस बफर का सर। मतलब है जी सर। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन जी करता है। और दूसरा हमने पढ़ा था बेटा ये जो है बफर, और उसके बाद हाई वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी है इसके पास। हाई वेपोराइजेशन प्रॉपर्टी है इनमें। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं और डायपोल है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, बफर नेचर है, हाई। सर आपका नेट बहुत अटक रहा है। जी बेटा, सर आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। कम आ रही है? नहीं बीच सर, में बिल्कुल रुक सही आ जाती रही है। आवाज। फिर सर उसका सही अपना आ इशू रही है। था। आप बेटा रीज्वाइन करें, उसको क्विट करके फिर दोबारा रीज्वाइन करें, क्लास को क्विट करके दोबारा ओके सर। रीज्वाइन करें तो सही हो जाएगा। हाई वेपोराइजेशन पावर है, बफर है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, डायपोल नेचर है इनकी, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये। और उसके बाद हम आगे आते हैं तो इनके पास एम्फोटेरिक नेचर है। एम्फोटेरिक कल पढ़ा था हमने, उस दिन नहीं पढ़ा था एम्फोटेरिक। सर पढ़ा था। कर लिया था। एक का मतलब है एसिड और बेस दोनों जैसी इनके पास प्रॉपर्टी है। एम्फोटेरिक नेचर है इनकी, मींस ड्यूअल प्रॉपर्टी है। एसिड की तरह ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और बेस की तरह OH आयन रिलीज करता है। हाई वेपोराइजेशन पावर है इसमें, एम्फोटेरिक नेचर है इसकी। और जो हमें आज आगे पढ़ना है वो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसमें। मीन्स ऐसे नहीं है कि आप एट ए टाइम गर्म करें किसी चीज को और वो एट ए टाइम ही हवा में उड़ना शुरू कर दे या जो है वेपोराइज होना शुरू हो जाए। इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक हीट होती है। जब आप पानी के कंटेनर को गर्म करने के लिए रखते हैं तो उसको एक हीट चाहिए होती है, पर्टिकुलर अमाउंट हीट का चाहिए होता है। जब वो हीट मिल जाती है तो फिर उसके बाद वो एवापोरेट होना या वेपोराइज होना शुरू कर देता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है वैसे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम एट 1 सेंटीग्रेड। मीन्स कोई भी चीज आप 1 ग्राम में लें और उसको गर्म करें और जितनी देर में 1 सेंटीग्रेड उसका तब्दील हो, उसकी टेम्परेचर में फर्क आए, वो अमाउंट जो 1 सेंटीग्रेड तब्दीली में या 1 सेंटीग्रेड के बढ़ाव में जो फर्क आ रहा है, उस हीट को हम नाम देते हैं कि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हर सबस्टेंस की अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। मीन्स मैं एक बना रहा हूँ, आप देखें इस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास कंटेनर है बेटा ये, और इसके अंदर जो है आपने 1 ग्राम वाटर लिया है।
और इसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 10 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। कितना है? 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसको आप गर्मी या फायर पे रखें, गर्म करना शुरू करें। अब इसके टेम्परेचर में सिर्फ 1 सेंटीग्रेड में 10 है, तो 10 से 11 सेंटीग्रेड होने में जितनी भी हीट दरकार है, रिक्वायर्ड है, दिस हीट इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram at 1 centigrade. Water have high specific heat capacity. वाटर एट वंस जो है जल्दी में ही जो है आप देगची जो है भर के रखते हैं, तो आप एक ही टाइम बेटा जो है नॉर्मली आप देखेंगे कि पानी में कोई फर्क नहीं आता। आप थोड़ी देर के बाद दोबारा उस पानी के अंदर हाथ डाल के देखते हैं तो फिर थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है। और इसी तरीके से एक पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब उसको मिलती है तो फिर जाकर उसकी गर्मी जो है उसकी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram at 1 centigrade is known as a specific heat capacity. और वाटर के पास क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। वो एट वंस जंप नहीं देता, एट वंस अपनी हीट में चेंज नहीं लाता और जल्दी में अपनी हीट में तब्दीली नहीं लाता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इट पजेस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसके बाद है हमारे पास दो और टर्मिनोलॉजीज हमारी रह गई थी, वो है बेटा कोहेशन, एडहेशन। वन इज द कोहेशन and other one is the adhesion। ये वाटर की प्रॉपर्टी है, कोहेशन प्रॉपर्टी भी है, एडहेशन प्रॉपर्टी भी है। कोहेशन का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, सिमिलर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो दैट्स नोन एज अ कोहेशन। कोहेशन हम किस चीज को कहते हैं? अट्रैक्शन between similar molecules। तो एक जैसे मॉलिक्यूल्स जब आपस में अट्रैक्ट हों तो दैट्स नोन एज कोहेशन। कोहेशन हम किस चीज को कहते हैं? अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एक जैसे मॉलिक्यूल्स जब आपस में अट्रैक्ट हों तो दैट्स नोन एज अ कोहेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेनर है ये, और इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं वाटर के, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जो इनकी आपस में अट्रैक्शन है दैट्स नोन इज द कोहेशन। वाटर बेटा आपको वाटर की फॉर्म में क्यों नजर आता है? कोहेशन की वजह से। जब इसको गर्म किया जाए, गर्म करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और ये हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, एवापोरेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी कोहेसिव फोर्सेस कम कर देते हैं या खत्म हो जाती हैं। तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, ऐसे वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे और नॉर्मल होती हैं तो लिक्विड में और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, तो इट बिकम चेंज इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो कोहेशन का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करे और एक दूसरे के करीब आए, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये कोहेशन है। अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द कोहेशन। अट्रैक्शन बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द कोहेशन। और वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत अच्छी कोहेसिव फोर्सेस अवेलेबल हैं, मगर सबसे बेहतर कोहेसिव फोर्सेस जो हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो मर्क्यूरी में है। मर्क्यूरी आप देखते हैं ना बेटा, मर्क्यूरी को आप तोड़ने की भी कोशिश करेंगे वो आपको नहीं लगेगी आग, क्योंकि उनकी आपस में बॉन्डिंग है। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप अपने घर में भी कोहेसिव फोर्सेस बना के रखेंगे, अपने भाई बहन, अपनी अम्मी अबू के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो ट्राई टू मेक कोहेसिव फोर्सेस मोर बेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस। तो ज्यादातर कोशिश करें कि आप आपस में घर के अंदर कोहेसिव फोर्सेस को बनाए रखें, क्योंकि आपकी कोहेसिव फोर्सेस से ही आपके घर के अंदर खुशहाली आ सकती है। आप किसी के साथ एडहेसिव हों मीन्स किसी और के साथ अपनी घर की बातें शेयर करते रहें, आप घर की बातें किसी और को बताते रहें आप, और फिर कहें कि हमारे घर के अंदर खुशहाली आए, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से
ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, अटैच करते हैं, उनको हम कोहेशन कहते हैं। और ये कोहेसिव फोर्सेस वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। किसकी वजह से होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कोहेसिव फोर्सेस बना रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है बेटा, जिसको हम एडहेसिव कहते हैं। एडहेसिव 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 कहा जाता है अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। पानी का आपके हाथ को गीला करना, पानी का आपके कपड़ों को गीला करना, पानी का किसी पेज को गीला करना, ये जो अट्रैक्शन है, दिस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। अट्रैक्शन बिटवीन different molecules। तो आप कह सकते हैं कि वाटर अट्रैक्ट wall of the कंटेनर, या आपके पास भले कोई गिलास ही क्यों ना हो। मीन्स गिलास के अंदर आप पानी डालें और पानी जो अंदर सेंट्रली आपको नजर आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस। आप अगर उसको गिरा भी देते हैं, इसके गिराने के बाद जो है आप उस गिलास के अंदर देखते हैं, तो फिर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर पाए जाते हैं। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर उस दीवार के साथ लगे हुए हैं, जो उसको गीला कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स आप कहेंगे कि दैट इज ड्यू टू द एडेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर भी मैं बना देता हूँ इस जगह पे, कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इस जगह पे हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस दीवार के साथ जो अट्रैक्टेड है, इस साइड पे जो अट्रैक्टेड है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, दिस इज नोन एज एडहेशन। और ये क्या है? दिस इज द कोहेशन। तो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और कंटेनर के बीच में, और आपस में जो है कोहेसिव फोर्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में होती हैं। कोहेशन, कोहेसिव फोर्सेस कहा जाता है उसको। और वाटर मॉलिक्यूल्स और कंटेनर के बीच में जो अट्रैक्शन है, उसको हम नाम देते हैं एडहेसिव फोर्सेस। तो वाटर जिस चीज के साथ एड होता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम, या उन चीजों को हम नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक है। दोबारा देख लें, जो चीजें वाटर के साथ अट्रैक्ट होती हैं, या जिनको वाटर जो है अपनी फोर्सेस के साथ अटैच करता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं कि वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक का मतलब है लव या अट्रैक्ट करना। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। तो ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स जो पानी के साथ अटैच होते हैं, जैसे आपके कपड़े हैं, या उसके बाद आपकी स्किन है, या उसके बाद पेपर या पेज है, या ऐसी तमाम चीज़ें जो वाटर के साथ अट्रैक्ट होती हैं, या वाटर जिनको अट्रैक्ट करता है, या वाटर के साथ उनकी कॉम्बिनेशन हो जाती है, उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, वाटर लविंग सबस्टेंसेस। और दूसरे होते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स हेट या रिपेल करना, नफरत करना। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट। तो ऐसे जो पानी को अट्रैक्ट करें, उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। जैसे आपके कपड़े हैं, जैसे आपकी स्किन है, कोई पेज है, कोई पेपर है, कोई थ्रेड है, कोई ऐसी चीज है जो पानी को अट्रैक्ट कर रही है, तो दैट्स नोन एज हाइड्रोफिलिक। जो वाटर को रिपेल कर रही है, जैसे लिपिड्स हैं आपके पास,
पानी के अंदर आप अगर ऑयल डालें, पानी के अंदर अगर आप मक्खन डालें, पानी के अंदर अगर कोई घी डाले, तो आप देखेंगे कि पानी अलग होता है और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग पाए जाते हैं। तो पानी के साथ जो ऐड हो जाते हैं उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, और पानी से जो नफरत करते हैं, पानी से दूर रहते हैं, पानी से रिपल करते हैं, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम वाटर रिपेलेंट कहते हैं। जैसे लिपिड्स हैं, जिस जगह पे आप एग्जांपल दे सकते हैं लिपिड्स। वाटर लविंग में आपके पास प्रोटीन्स वाटर लवेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वाटर लवेंगे, पानी के अंदर आप शुगर डालें, पानी के अंदर जो है आप पेपर डालें, पानी के अंदर आप कपड़े डालें, तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। वाटर लिपिड्स जो है वाटर हाइड्रोफोबिक है। अब अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें वाटर में से, वरना हम आगे चलें कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। सर कोई बुला रहा है आपको। कहाँ से कौन बुला रहा है मुझे? एक्सक्यूज मी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? महक, कौन बात कर रही है? सबात? सबाहत। सर सबाहत बुला रही है। जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सिर्फ लिपिड्स ही हैं जो वाटर को हेट करते हैं? जी जी, वाटर बाकी और कोई? लिपिड्स ही हैं। ओके सर, थैंक यू। सर सैंड भी मिक्स तो नहीं होता वाटर रिपेल में। नहीं करता बेटा, सैंड जो है डिसॉल्व नहीं होता उसके अंदर। ओके सर। तो सर सब तो कहते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसमें ऑयल क्यों नहीं सॉल्व होता? हमने बेस्ट सॉल्वेंट कहा है, यूनिवर्सल नहीं कहा। ओके सर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बेटा पहले कहा करते थे जब लोगों को पता नहीं था ऐसी चीजों का, मगर कहा जाता है बेस्ट सॉल्वेंट है बिकॉज इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट थिंग एक्सेप्ट फ्यू। तो ज्यादातर चीजों को ये डिसॉल्व कर देता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पहले कहा जाता था, मगर अब पता चला है कि कुछ चीजें ये डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें जब ये डिसॉल्व नहीं करता तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको नहीं कह सकते, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज बेस्ट देन अदर, दैट्स व्हाई दिस इज अ बेस्ट सॉल्वेंट। अब हम आएंगे आगे, तो हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स थे, तमाम बायोमॉलिक्यूल्स जो थे, प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इनके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले उनको मैं डिस्कस करता हूं, फिर उनकी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक होते हैं बेटा मोनोमर्स। मोनोमर्स के लिए आप याद रखेंगे दैट आल्सो नोन एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसकी डेफिनेशन है लोवेस्ट वेट पजिंग units of biomolecules। बायोमॉलिक्यूल्स के सबसे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, सबसे छोटे जो यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं कि ये मोनोमर्स हैं। उन यूनिट्स को कहा जाता है कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मोनोमर्स आर द स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट वेट पजिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब हमने पढ़ा है कि लोवेस्ट वेट पजिंग यूनिट्स जो हमारे पास हैं, वन आर द अमीनो एसिड्स, ग्लाइसरोल and fatty acids. Other are the nucleotides and monosaccharides. These all are known as smallest units। छोटे यूनिट्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के छोटे यूनिट्स या मोनोमर्स हैं। तो मोनोमर्स क्या हैं, इनको अगर हम तोड़ेंगे तो फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगा। या हम कहें कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सबसे छोटा यूनिट है, प्रोटीन को तोड़ें तो उसमें से अमीनो एसिड निकलेंगे, लिपिड को तोड़ें तो उसमें से ग्लाइसरोल फैटी एसिड निकलेंगे, और इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को हम ब्रेक करें तो उनमें से न्यूक्लियोटाइड्स निकलेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं। अब मोनोमर्स के बाद एक और टर्म हम यूज करते हैं पॉलीमर्स का।
are also known as macromolecules. Poly means many, mono means single, monomers means single unit, polymers means many units collected together या bonded together. Polymers का मतलब है when many monomers bonded together. जब बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिले तो उनमें से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं. जिस तरीके से आप ये छोटे छोटे से यूनिट अलग अलग आप कह सकते हैं ये मोनोमर्स हैं, अलग अलग आपको सेपरेट फॉर्म में मिले दो. ऐसे अगर इनको आप जोड़ दें, इनको अगर आप आपस में बांड बनाएं ऐसे, तो ये क्या कहलाएंगे कि ये पॉलीमर्स हैं. सबसे बड़े यूनिट्स को हम नाम देते हैं पॉलीमर्स और छोटे छोटे से जो यूनिट्स बनते हैं उनको हम नाम देते हैं मोनोमर्स. अब इस जगह पे हम पहले मोनोमर्स और पॉलीमर्स को कंबाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसको तोड़ेंगे हम. जब मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कंडेंसेशन का. जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ता है, आपस में उसकी अटैचमेंट होती है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. और जब पॉलीमर्स टूटते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हाइड्रोलाइसिस. पहले हम कंडेंसेशन पढ़ते हैं. कंडेंसेशन आर hydration when monomers ये मोनोमर्स हैं. मोनोमर्स स्मॉलेस्ट यूनिट्स को कहा जाता है. छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं जिसमें अमाइनो एसिड, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड और मोनोसेक्राइड्स वगैरह आ जाते हैं. पॉलीमर्स जो हैं इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. व्हेन मेनी मोनोमर्स बॉन्डेड टुगेदर, जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़े तो उसमें से बनने वाला जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं. अब इस जगह पे हम आते हैं व्हेन मोनोमर्स bonded together, they release water and form long chain polymers, or we can say बायोमोलिक्यूल्स. कंडेंसेशन हम किस चीज को कहते हैं? जब मोनोमर्स आपस में एड होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मोनोमर है इधर, और दूसरा ये मोनोमर है, तीसरा ये मोनोमर है, और चौथा ये मोनोमर है. अब ये मोनोमर इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ. अब जब ये मोनोमर बेटा इसके साथ जुड़ेगा तो इसमें ये होता है कि एक मोनोमर जो है, एक मोनोमर अपने कार्बन की वैलेंसी को फ्री करता है और वहां से ये रिलीज करवाता है क्या? OH आयन रिलीज करवाता है. और दूसरा जो इस तरफ से जुड़ रहा है वो अपना जो है एक हाइड्रोजन रिलीज करवाता है. एक मोनोमर, क्योंकि मोनोमर्स जो है स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक फॉर्म में नहीं होते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इस वजह से आपस में जुड़ने के लिए जाहिर सी बात है उनको कोई ना कोई चीज कुर्बान करनी पड़ेगी. तो एक मोनोमर एक साइड से OH आयन को रिलीज करवाता है और दूसरा मोनोमर अपने हाइड्रोजन को रिलीज करवाता है ताकि दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाए, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का फ्री हो जाए. फिर क्या करते हैं ये कि ये आपस में जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इनका फ्री हो जाता है तो अब ये आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ और इसका फ्री हुआ ये आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं. और उसके बाद ये नीचे जो है ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये आपस में दोनों मिलकर इनमें से क्या बनता है? H2O.
वाटर बनने के लिहाज से हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि दिस इज हाइड्रेशन। कंडेंसेशन, कंडेंस, कम क्लोज टुगेदर, कंडेंस, कम क्लोज टुगेदर मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स जब मोनोमर्स जब जो है आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, कंडेंस होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। जब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो एक मोनोमर OH आयन रिलीज करेगा और दूसरा मोनोमर जो है वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। फिर उसके बाद दोनों का एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा या एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, फिर जाकर ये आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो अटैच हो जाएंगे ये, और एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ जब अटैच हो रहा है तो उसमें से क्या निकल रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है। और इसी तरीके से अगर दूसरा हम मोनोमर इसके साथ जोड़ें, ऐड करें, ये मोनोमर इस जगह पे दूसरा अवेलेबल है, ये वाला। सिमिलरली इस जगह पे क्या होगा कि ये OH आयन रिलीज कराएगा और इस जगह पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे और जो फ्री दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में ये आपस में ऐड हो जाएंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट मोनोमर है हमारे पास ये। सिमिलरली इस जगह पे भी क्या होगा कि ये OH आयन रिलीज करेगा और इसमें से ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इनमें से H2O बनेगा। इससे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। तमाम प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड आपस में इसी तरीके से जुड़ते हैं। लिपिड्स के मोनोमर्स भी इसी तरीके से जुड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स भी इसी तरीके से ऐड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स भी इसी तरीके से। दिस इज अ जर्नल। आप कह दें कि ये मोनोमर है, ये ऊपर वाला कह दें कि ये मोनोमर है। बेटा ये भी क्या है, मोनोमर है, और ये भी क्या है, मोनोमर है, और ये भी क्या है, कोई भी मोनोमर है। मीन्स लिपिड के हैं, प्रोटीन्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट के हैं, न्यूक्लिक एसिड के हैं। वी आर नॉट हियर कंसर्न विद दैट वन। वी आर हियर मीन्स टेकिंग दिस इज अ जर्नल कि भाई ये मोनोमर्स हैं, चाहे प्रोटीन्स के हों, लिपिड के हों, कार्बोहाइड्रेट के हों, न्यूक्लिक एसिड के हों, इनको हम नाम देते हैं कि ये मोनोमर्स हैं। और अब ये क्या बना है, पॉलीमर बना है। एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ गया, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, ऐसे सो ऑन सो फोर्थ, मीन्स हजारों की तादाद में अब बनेंगे। जब भी मोनोमर्स बनेंगे, याद रखें, जब भी मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट होंगे तो एक मोनोमर जब दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देयर इज अ रिलीज ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ हाइड्रेशन, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर occur here, and this process is known as condensation, or we can say this is a hydration. हाइड्रेशन या कंडेंसेशन कहा जाता है। हाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर अकर हियर, एंड कंडेंसेशन मीन्स कम क्लोज टुगेदर, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए तो कंडेंसेशन। अब एक और चीज देख लें, इसके उल्टे आप देख लें, मीन्स उसको हम नाम देते हैं कि वो हाइड्रोलाइसिस है। वो एक मिनट, इसके लिए डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिहाइड्रेशन। सॉरी बेटा, क्या कहा जाता है इसको, डिहाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूवल, डिहाइड्रेशन कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं इसके लिए, डिहाइड्रेशन का वर्ड यूज करते हैं। हाइड्रेशन उसके लिए यूज करते हैं, दोनों उल्टा प्रोसेस है। तो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है उसके लिए यूज होता है, और इसके लिए हम कंडेंसेशन का वर्ड यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या कहते हैं इसको, हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको सेट कर लें, डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कंडेंसेशन, आल्सो नोन एज अ डिहाइड्रेशन। और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस को हाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब है, डी मीन्स रिमूवल, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर किस में हो रहा है, डिहाइड्रेशन में। कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है। और हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रो मीन्स वाटर,
lysis means split या ब्रेक। इसका मतलब ये नहीं कि पानी टूटेगा, इसका मतलब ये है कि एंजाइम्स की मदद से पानी टूटकर वाटर टूटकर यूज होगा इस जगह पे बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सर जी बेटा। सर आपने कहा कि जो है वो डिहाइड्रेशन है क्योंकि वहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, लेकिन सर वहां पे तो फॉर्मेशन हो रही थी वाटर मॉलिक्यूल की, वहां से H फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा, निकल कर रिलीज हो रहा है ना वहां से। लेकिन फॉर्मेशन भी तो हो रही थी ना। नहीं, इस जगह पे ये फॉर्म हो रहा है ना बेटा, ये देखिए डी मीन्स रिमूवल हो रही है, इस जगह पे वाटर रिमूव हो रहा है मीन्स निकल रहा है इधर से, इसके लिए यूज कर रहे हैं। ओके डिहाइड्रेशन का मतलब इसलिए यूज कर रहे हैं मतलब जो मोनोमर ऐसे जो मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, जी, जो मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं वो रिमूवल उनके पास से रिमूवल हो रहा है ना वाटर मॉलिक्यूल का। थोड़ा स्लो बोले ना ताकि मुझे समझ में आए कि आप क्या बात कर रही हैं। अच्छा देखें, जो मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं उनमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए हम मोनोमर्स, रिमूवल यूज कर रहे हैं। जो मोनोमर्स आपस में एड हो रहे हैं उनमें से वाटर निकल रहा है, तो इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये डिहाइड्रेशन है। जो मोनोमर्स आपस में जुड़ रहे हैं उनमें से वाटर निकल रहा है, तो उन दोनों में से एक में से हाइड्रोजन आयन और दूसरे में से OH बन के बाहर जो है क्या निकल रहा है, हाइड्रो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान वाटर निकलता है, उस प्रोसेस में से बनता है, तो इस वजह से इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये डिहाइड्रेशन है। ओके सर, समझ आ गया। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब मोनोमर्स आपस में ऐड होते हैं तो पानी उस प्रोसेस में से निकलता है, बनता है, निकलता है, तो इस वजह से इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इस जगह पे पानी टूटता है, इस वजह से हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वाटर ब्रेक एंड यूज into the hydrolysis of polymers। इस प्रोसेस के अंदर पानी चाहिए, रिक्वायर्ड है, इस वजह से हाइड्रेशन। और पानी टूट के हम खाना खाते हैं मैडम, खाना खाने के दौरान पानी क्यों पीते हैं, इस वजह से कि हमारे मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलाइसिस होना है। अगर हम खाना खाने के साथ पानी नहीं पिए तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा। जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये पॉलीमर्स आपके पास अवेलेबल है, नाउ दीज आर द पॉलीमर्स। अब हमारे पास ये क्या अवेलेबल हैं, पॉलीमर्स अवेलेबल हैं। हम अगर इनको मोनोमर्स में तोड़ना चाहते हैं, एक तो हमें एंजाइम चाहिए और दूसरा एनर्जी चाहिए और तीसरी चीज वाटर चाहिए। याद रखें कौन सी चीजें हमें चाहिए। अगर पॉलीमर्स को हम मोनोमर्स में तोड़ना चाहते हैं तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की जरूरत है, इस वजह से हाइड्रेशन। और पानी टूटकर इस प्रोसेस के अंदर यूज होता है। कैसे यूज होता है ये देखें, हमारे पास बेटा ये H2A है, O है। अब इसका हाइड्रोजन OH इसके पास चला जाएगा और इसका जो है हाइड्रोजन आयन इसके पास जाएगा, क्योंकि वाटर ब्रेक होगा। जब पानी ब्रेक होगा इस जगह पे देखें आप, तो इसमें से बनेगा एक OH और दूसरा हाइड्रोजन। दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। आप इसका OH एक को मिलेगा और हाइड्रोजन दूसरे को मिलेगा। और इसी तरीके से अब इस जगह पे क्या हो जाएगा कि ये मोनोमर सेपरेट हो जाएगा। क्यों सेपरेट हो गया, क्योंकि इसको अपना OH मिल गया जो इसने पहले डोनेट किया था। जब ये मोनोमर किसी पॉलीमर बनने के शौक में कंडेंसेशन कर बैठा था, तो कंडेंसेशन वाले टाइम पीरियड में इसने क्या किया कि ये OH रिलीज किया था इसने। तो जब OH रिलीज किया तो ये अब ये कहता है कि भाई अब मैं इसकी जान तब छोड़ूंगा पॉलीमर की जब मुझे अपना OH दे दें। जब उसको OH मिल जाता है और उसका बॉन्ड टूट जाता है तो ये इस तरीके से ये मोनोमर एक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये एक मोनोमर बन गया है, दिस इज अ मोनोमर, अलग हो गया है।
अब इस जगह पे दोबारा आप देखें, इस जगह पे बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, एक को OH मिलेगा और दूसरे को जो है हाइड्रोजन मिलेगा। तो इस तरीके से ये दूसरे वाला जो मोनोमर है, ये वाला, ये भी इस जगह पे हाइड्रोजन OH आयन को लेते हुए अलग हो जाएगा और इस तरफ से उसको हाइड्रोजन मिले। अगर नहीं बनाए तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इस जगह पे भी वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होगा, एक को मिलेगा OH और दूसरे को मिलेगा हाइड्रोजन। अब ये सेपरेट हो जाएगा और इसी तरीके से इसको वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करके OH देगा और दूसरे को हाइड्रोजन देगा और इसी तरीके से ये मोनोमर भी अलग हो जाएगा। ये मोनोमर सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन है, जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप पानी पीते हैं, पानी पहले पिएं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके एंजाइम्स पहले रेडी होंगे। अगर आप खाना खा के पेट भर लेते हैं फिर उसके बाद आप पानी पीते हैं तो उससे ये होगा कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉपरली हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जब हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस पहले नहीं होगा तो फिर आपकी डाइजेशन कैसे होगी? आपके एंजाइम्स काम कर ही नहीं सकते, रिएक्शन करवा ही नहीं सकते। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप पहले पानी पिए। पहले पानी पीने की सुन्नत भी क्यों है? क्योंकि आप पानी जब पहले पी लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इस वाटर को पहले ही तोड़ के बैठे होंगे। आप खाना खाते ही जाएंगे, उसको डाइजेस्ट करते जाएंगे, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। मगर जब आप खाना खा लेंगे, पेट भर लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर पानी पिएंगे आप, तो उस दौरान क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रॉपरली वर्क न करने की वजह से प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाती। और मैं न्यू मीटिंग की तरफ आ रहा हूँ, तो आप उसमें आप क्वेश्चन कर ले मुझसे। बेटा आप अटेंडेंस लग जाएगी।